तो मुझे लगता है कि झारखंड में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होना चाहिए जिसमें इंडिया मतलब झारखंड के मनी का रोटेशन इतना बड़ा हो जाएगा और यहाँ लोगों को इतना रोजगार मिलेगा कि झारखंड का ग्रोथ मुझे लगता है 500 गुना हो जाएगा सिर्फ 5 साल में। कि जिनके लिए काम कर रहे हैं, जिस पार्टी के लिए, जिस पॉलिटिशियन के लिए काम है, वो मिल गया। तो हम बेसिकली एक पहले डेटा बिल्डअप बनाते हैं, रिसर्च मॉडल बनाते हैं, बूथ वाइज सेक्शंस पे पोलिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाते हैं। वार रूम के साथ साथ जो बूथ लेवल पे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उन कार्यकर्ता से कम्युनिकेशन, उनका पैरामीटर तौर पे लगातार कम्युनिकेशन करना कि किस तरह कैंपेन को पुट ऑन करना है या फिर वो कम्युनिकेशन कितना स्मार्ट हो रहा है। उसके बीच में अपोजिशन के बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि भैया फेक न्यूज़ आ गया। मास कॉम करने के बाद धीरे धीरे मैंने कुछ 1-2 लोगों से कनेक्शंस करा और मैंने कुछ दिनों के लिए पीआरओ के तौर पे मास कॉम करते ही मैंने जॉब करा हजारीबाग में। नहीं, जब मैंने नौकरी छोड़ी थी अपनी, मैं पीआर कर रहा था तो फैमिली वाले तो खुश नहीं थे। बड़ी जो पार्टीज होती हैं उनके पास कहीं ना कहीं वर्कफोर्स भी ज़्यादा होता है, पैसे भी ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू क्षेत्रीय पार्टी। दोनों के पॉलिटिकल कैंपेन्स को डिज़ाइन करने में आपको क्या क्या दिक्कतें आती है और क्या क्या फ़ायदा भी होता है? सोशल मीडिया का रोल 2 चीज़ों में बहुत बड़ा जाता है। एक तो आप जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं वो कंटेंट कितना नया है, ठीक है, क्योंकि क्या है ना, कंटेंट का वैल्यू क्या है कि हर लोग सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं। क्लाइंट्स कनाडा में है, मेरे क्लाइंट सिंगापुर है, मेरे क्लाइंट्स मॉरिशस में है। जब मैं अपने क्लाइंट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात करता हूँ तो वो राम मंदिर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, मतलब वो ये बताते हैं कि राम मंदिर का प्रभाव नेगेटिव या पॉजिटिव। मुझे लगता है कि इफ़ वांट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, झिझकिए मत। अगर आप कुछ सोचते हैं बेबाक रहिए, क्योंकि बेबाक और रिस्क लेने की कैपेबिलिटी ही आपको कहीं पहुँचाएगी। क्योंकि जब मैं रामगढ़ से निकला था और पढ़ाई कर रहा था तो मुझे लगता था कंपनी फॉर्मेशन क्या होता है, मेरे को नहीं पता था। और यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे बड़ी डिग्री जो मैंने ली है वो मैं भारत घूमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और आपके साथ मैं हूँ सुमित। पूरा देश जो है वो चुनावी समर में है और जिस तरीके से आने वाले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में पूरे देश में जिस तरीके से गहमा गहमी बढ़ी हुई है, उसी को लेकर के आज हम एक महत्वपूर्ण शख्स के साथ हैं। और वो शख्स ऐसा वैसा नहीं है, वो हमारी धरती, हमारी रांची की माटी से जुड़ा हुआ है, जिसने अपनी पॉलिटिकल करियर में और पॉलिटिकल कैंपेनिंग करियर में इतना बड़ा नाम और इतनी शोहरत हासिल की है कि उनके बारे में बताना ज़रूरी समझते हैं हम। और तमाम दर्शकों को आज उनसे मिलवाएंगे भी और उनसे ये चीज़ भी पता करवाएंगे कि किस तरीके से पॉलिटिकल, जब कोई कैंपेन होता है, जब कोई चुनाव होता है, तो आप तो नेता को देखते हैं सामने, आप कार्यकर्ताओं को देखते हैं सामने, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पूरा जो लॉबी होता है, पूरा जो वर्क फोर्स होता है, वो काम कर रहा होता है, जिसे हम थिंक टैंक कहते हैं। और उसी में से एक थिंक टैंक जो है रांची का लाल कुंदन तिवारी, वो हमारे साथ आज बैठे। कुंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस में। कुंदन, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि रांची में, और आप चूँकि बेसिकली रामगढ़ से हैं, तो रामगढ़ से लेकर के रांची तक का सफ़र और उसके बाद अथाह जो अनंत सफ़र आपने तय किया, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। मैंने स्कूलिंग आर्मी स्कूल रामगढ़ से करी, फिर मैं गौसना कॉलेज में मास कॉम कर रहा था। मास कॉम करने के बाद मैंने लॉ करा, तो लॉ के बीच में ही मैं पॉलिटिक्स से, खैर जब आप पत्रकारिता पढ़ने लग जाते हैं और किताबें पढ़ने लग जाते हैं, पत्रकारिता भी करी। मास कम्युनिकेशन करा और दैनिक जागरण में मैंने पत्रकारिता भी करी, मतलब रांची में ही। और जब पत्रकारिता करने लग जाते हैं तो राजनीति के साथ एक कनेक्शन बन जाता है। तो उन दिनों काफ़ी गहमा गहमी चल रही थी। 2014-15 की बात है कि इलेक्शन कैंपेन्स नामक कुछ चीज़ होती हैं एंड बहुत कुछ नहीं पता था। फिर सडनली एक बार प्रशांत की टीम से कुछ लोग, प्रशांत किशोर पीके की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्रशांत किशोर की टीम से कुछ लोग रांची थे जो उनके साथ काम कर चुके होते हैं। तो मैंने उनमें से मैं एक को जानता था, मैं जाके पर्सनली उनसे मिला और मैंने बातचीत करी कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, तो अभी क्या चांसेस है मुझे आपके साथ काम करने के। तो उन्होंने मुझे सलाह करा कि आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करिए। मैं पत्रकारिता ही कर रहा था तभी, तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स डी। अगर इन्होंने मना कर दिया या इनका जो भी पैटर्न है, आज मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो समझ गए होंगे कि मैं किनका नाम ले रहा हूँ। तो बेसिकली फिर मास कॉम करने के बाद धीरे धीरे मैंने कुछ 1-2 लोगों से कनेक्शंस करा और मैंने कुछ दिनों के लिए पीआरओ के तौर पे मास कॉम करते ही मैंने जॉब करा हजारीबाग में। और नौकरी करते करते तभी जल नल योजना का सेक्शंस बिहार में चल रहा था। पॉलिसी अप्रीहेंशन में बातचीत चल रही थी कि वी आर लुकिंग फॉर सम कि जो पॉलिसी अप्रीहेंशन को ग्राउंड तक पहुंचा सके। तो वी वेंट देयर, कुछ लोगों से वहाँ मिला मैं, तो बातचीत करने का पता चला कि कुछ बैरियर आ रहा है पिछले 5-7 सालों में जल नल योजना को पहुँचाने तक में। तो उसमें जल नल योजना को पहुँचाने के लिए हमने एक पॉलिसी ड्राफ्टिंग करी, रिसर्च करा कि जल नल योजना या पानी हर घर तक कैसे पहुँचे। तो उसमें एक प्लान बनाया गया। प्लान ये बनाया गया कि बेसिकली हर वार्ड लेवल के जो इंचार्ज हैं या मुखिया हैं, सरपंच हैं, उन तक पैसे पहुंचाया जाए और उनको आइडेंटिफायर के ये दिया जाए कि ये दुकानें हैं, ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, यहाँ से लेना है, ताकि वो फिनेंशियल अकोमोडेशन बीच से प्रॉब्लम सॉल्विंग के तौर पे ना हो।
एंड लेटर ऑन फिर बिहार में एक समय तक, आज 5-6-7 साल हो गए उस बात को, और बिहार में आज लगभग 80% घरों पे पानी है, जल नल योजना पहुंच गई यार। तो कहीं ना कहीं बिहार के छोटे कस्बों और जिलों में पानी पहुंचाने के पीछे एक आपका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, कह सकते हैं। पर ठीक है, मतलब वो शुरुआत थी, काम करना चाहते थे, क्योंकि मेरे को लगता है कि भारत की डेमोग्राफिक्स और पॉलिटिक्स को पढ़ना है तो बिहार चले जाइए या झारखंड चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, कि शहरों में मतलब जो 5% आबादी दिखती है, जो 95% आबादी जो पीछे बैठी है और वो डिसाइड करती है पूरे देश का कैसा रहेगा, देश का माहौल, उनसे बात करना, उनको समझना ज़्यादा बेहतर है। और वो एक अलग लेवल की पढ़ाई है जो सबको पढ़नी चाहिए। आपके व्यक्तित्व के साथ, आपके नाम के साथ एक नाम बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, वो है पॉलिटिकल वेन्स, जो आपकी कंपनी भी है। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कंपनी किस चीज़ को लेकर के है, क्या ऑपरेट करती है, किस तरीके से काम करती है। सो बेसिकली 2020 के आसपास मैंने एक कंपनी बनाई थी। पहले 2-3 साल मेरा एक्सपीरियंस हो गया था, क्योंकि काम करते करते मुझे लगा कि समथिंग, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कैसे करते हैं। तो जब मैंने पॉलिटिकल वेन्स बनाई, तो पॉलिटिकल वेन्स बेसिकली ये था कि इंडिया में तमाम एक रिलेशन बिल्डिंग के लोग थे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी ऑफिसर्स, या मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो सीए थे, आईटीएंस थे, आईएम थे। आई कॉन्टैक्टेड देम कि लेट्स डू समथिंग ऑन द बिल्डिंग ऑफ पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ दिस सोसाइटी, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो, यही सोसाइटी को एक एंगल तक कहीं पहुंचाती है, पॉलिसी अप्रेंशन में लेके जा। एक चीज़ आपको रोकना चाहूँगा कि अभी आपने बताया जैसे कि आपके फ्रेंड्स थे, आईआईटी, आईएम में थे, सीए थे, और आप उस टाइम पर अपने करियर को आगे फुट फॉरवर्ड रखने की कोशिश कर रहे थे। तो आपको अंदर से ऐसा कैसे लगा कि मतलब पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या पॉलिटिकल में ही मुझे अपना करियर बनाना, या ऐसी कुछ ऐसा वेंचर खड़ा करना है जिससे पॉलिटिकल सिनेरियो को और अच्छे से समझा जा सके या उसमें कुछ कंट्रीब्यूट किया जा सके? देखिए, पॉइंट क्या था कि जब भारतीय राजनीति को देखा जाता है तो भारतीय राजनीति में एक स्पेस कम है कि सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो राजा महाराजाओं के ज़माने से भी और आज भी भारत में ये होता है कि बेसिकली पॉलिटिकल सिनेरियो में 75 या 80% वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है। तो उस पॉलिटिकल बैकग्राउंड को अगर हम एक स्पेस दे सकते हैं तो हम पार्टिसिपेट करते हैं विद द बैक ऑफ द पॉलिटिक्स, जिसको करते हैं कोर पॉलिटिक्स। सो लेट्स डू द पार्ट ऑफ कोर पॉलिटिक्स, क्योंकि बहुत लोग सामने पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते थे। बहुत लोग चाहते थे कि वो अपना ब्रेन एक्विटेंस दे और सॉल्व करें और वो अपने घर वापस शांति, बिहाइंड द कैमरा रह करके वो सारी, राइट, बिहाइंड द कैमरा सेक्शन आप समझ सकते हैं। सो हाउ इट स्टार्टेड, वी मेल्ट टुगेदर एंड 1-2 लोग मिलके हमने वो कंपनी स्टार्ट करी। एंड फिर हमने बहुत सारे क्लाइंट से बात करी कि हम आपके लिए ये करेंगे, गवर्नमेंट से बात करी, मिनिस्टर्स से बात करी कि हम आपके लिए रिसर्च करेंगे, डेटाबेस बनाएंगे या एक मॉडल बना सकते हैं सेक्शंस पे। राइट ना, एक डिस्कशन भी करा हमने जो आज उत्तर प्रदेश में एक बड़े लेवल पे चल रहा है। एक मिनिस्टर के साथ डिस्कशन हुआ था, विल नॉट टेक हिज नेम, कि हम ट्रांसजेंडर्स को क्यों नहीं एक मुख्य धारा में लाते हैं, उनके लिए स्किल अप प्लान बनाते हैं। तो मेरी कंपनी ने पहली बार एक स्किल अप प्लान बनाया गवर्नमेंट के लिए, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लेटर ऑन उसको 200 करोड़ रुपए का एक बजट भी लेकर आई ट्रांसजेंडर्स के लिए। एंड दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड क्योंकि ट्रांसजेंडर्स को हर जगह पैसे मांगते हुए देखा गया है, क्योंकि सोसाइटी में उनको अगर आपको स्पेस देना है तो उनको स्किल अप करना पड़ेगा एंड उसको स्पेस देना पड़ेगा। और जिस इक्वालिटी की हम बात करते हैं वो इक्वालिटी हमें दर्शानी भी होगी और ग्रास रूट लेवल पे लेकर के जानी भी होगी। एक और सवाल आपसे पॉलिटिकल वेन से ही जुड़ा हुआ है कि आपने जैसा बताया कि कंपनी शुरुआत की आपने और फिर धीरे धीरे करके वो बड़ी होती चली गई। शुरुआती दौर में कितनी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि एक कंपनी हमने बना दी और फिर उसके बाद, लेकिन इनिशियल लेवल में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो किन किन लोगों का, दोस्त यारों का साथ मिला, घर परिवार से क्या साथ मिला? नहीं, जब मैंने नौकरी छोड़ी थी अपनी, मैं पीआर कर रहा था, तो फैमिली वाले तो खुश नहीं थे कि क्या कभी खुश नहीं हो सकती। तो खुश नहीं थे माय फादर एंड माय फैमिली, मतलब फैमिली में काफ़ी लोग, कि भाई सरकारी नौकरी जैसी चीज़ छोड़कर एक आदमी क्या करने जा रहा है बाजार में, इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं कि क्या हो। और जब घर में ही नहीं पता है तो आगे से क्या ही हम एक्सपेक्ट। मेरे फादर ये पूछते थे मेरे से कि अगर मेरे को कोई पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा। सही बात है। तो पॉइंट ये था कि जब मैंने स्टार्ट करा तो मेरे को लगा था, जब दूसरे बड़ी कंपनी के साथ मैंने काम करा था जो आज के तौर में मतलब इवन आईपीएक्स से पुरानी कंपनीज जो इंडस्ट्री में बैकएंड पे है, क्योंकि प्रशांत जी मुझे लगता है नए हैं इस इंडस्ट्री में, मेरे हिसाब से प्रशांत किशोर जी नए हैं। उनसे भी पहले लोग जो कि 1995 से अपनी कंपनीज बिल्डिंग पर काम कर चुके थे, उन लोगों से जब मेरी मुलाकात हुई तो वो कहते हैं यार हमें अपना पीआर करके सामने नहीं आना, हम बैक ऑफ द पॉलिटिक्स में खुश हैं। जब उनके साथ काम करा तो मुझे लगा था कि यार इनके साथ करते करते मैं सीख गया हूँ, मैं भी कंपनी बना लूँगा। पर पहले 1 साल मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, टीम को हैंडल नहीं कर पा रहा था, बहुत बारीकी प्रॉब्लम्स आ रही थी। किस दिन लगा ऐसा कि यार आज अब लगता है नहीं हो पाएगा, वापस जाते हैं। जगन मोहन रेड्डी जी का कैंपेन चल रहा था उस टाइम, एक ने कनेक्ट करा कि यार तुम इतने अच्छे पैकेज ले रहे थे, तुम्हें उससे दुगना पैकेज मिलेगा, कम टू द टीम। मैंने फिर एक दिन सोचा कि नहीं, जो स्टार्ट किया उसको ख़त्म नहीं करूँगा।
तो 1 साल वो लड़ाई जो खुद से लड़ी है और टीम को समझाया, क्योंकि टीम वाले भी कह रहे थे उसमें से कुछ लोग छोड़ के चले। एग्जैक्टली और आज के टाइम में ऐसा है कि कोई भी अगर किसी भी कंपनी में जुड़ता है तो अपने मानदेय को सबसे ऊपर रखता है, क्योंकि अल्टीमेटली महीने के आखिर में उसे भी ज़रूरत है, उस मॉनेटरी बेसिस की ज़रूरत है। तो अच्छा, एक और बात बताइए कि चूँकि आपका नाम जो है वो पूरा, मेरे को लगता है कि उत्तरी भारत में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा चर्चित है, और ख़ास तौर पे जो आपका कैंपेन्स को लेकर के, पॉलिटिकल कैंपेन्स को लेकर के जिस तरीके से रोड मैप आप तैयार करते हो, जिस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करते हो, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपको कब ऐसा लगने लगा कि नहीं ठीक है, अब जो है एक लेवल और स्केल अप करना चाहिए इस पूरे चीज़ को लेकर के, और आपको एज अ ब्रांड अपनी कंपनी को लेकर के एस्टैब्लिश करना चाहिए? 2021 में मुझे लगा, 2020 से 21 कंपनी 1 साल हो गई थी मुझे। बिहार इलेक्शंस के बाद 2021 इलेक्शन से उत्तर प्रदेश इलेक्शन स्टार्ट होने वाले थे, तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मेरे को ऐसा फील होता है कि अब मुझे वो नहीं ढूंढना है जो मुझे ढूंढना पड़ रहा था, जो मुझे मांगना पड़ रहा था। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि हम कुछ सटीक और सही काम करके किसी को दे रहे हैं, और उस काम के बदौलत में एक नाम, और नाम के साथ जो मेरे पिताजी अक्सर पूछते थे, 2 सालों तक पूछते रहे, करते क्या हो और पैसा कितना कमाते हो, मतलब पता ही नहीं चलता तुम पैसा कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो। तो क्योंकि अक्सर हर माता पिता का सवाल होता है मिडिल क्लास कि कुछ भी करो लेकिन मंथ के एंड में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी आनी चाहिए। तो पॉइंट वही था। तो फिर उसके बाद लगने लगा कि अब कर लेंगे, और उसके बाद फिर नए लोग जुड़ने भी लगे, नए लोग जुड़ने लगे। बहुत सारे लोग, ऐसे लोग आए जो लोगों ने कहा कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं, अलग अलग स्टेट्स में पॉलिसी अप्रेंट्स में बात करना चाहते हैं, या हम बहुत सारे ऐसे बड़े लोगों से मिले ऑन दी सेक्शन, जो पॉलिटिकल सेक्शन में बड़े नाम हैं, उन लोगों से मिले। उनसे बातचीत करने के दौरान ये पता चला कि इंडिया के हर एक कोने में, खासकर हिंदी बेल्ट हो या साउथ इंडिया में काम करा, नॉर्थ ईस्ट में काम करा है, इंडिया की डेमोग्राफिक के हिसाब से कुछ चेंजेस एज पर रिक्वायर्ड है। अगर वो टाइम टू टाइम नहीं किए जाएंगे तो पॉलिटिकल डिफेमेशन, मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड पीछे जाता जाएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली द पार्ट ऑफ पॉलिटिशियंस, इज द पार्ट ऑफ पब्लिक, इज द पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इज द पार्ट ऑफ वर्किंग बिहाइंड द पीपल। उसके पीछे जो लोग काम कर रहे होते हैं, ये सबका कंबाइंड जिम्मेदारी है। अगर ये जिम्मेदारी हम सही ढंग से नहीं निभा पाएंगे तो हम जो डेवलप्ड नेशन की थ्योरी देखते हैं, वी शुड नॉट थिंक अबाउट दैट, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कुंदन, आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप किसी पॉलिटिकल कैंपेन की शुरुआत करते हैं, मतलब जो एकदम फर्स्ट स्टेज होता है किसी, अगर आप कंपनी से मिलते हो, या अगर कोई ऐसी पैरेलल कंपनी काम कर रही है, या किसी पॉलिटिशियन से मिलते हो, या किसी ब्यूरोक्रेट से मिलते हो रिगार्डिंग दी पॉलिटिकल कैंपेन या PR कैंपेन, वो स्टेज हम चाहेंगे कि दर्शकों को एक बार बताइए कि वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ लेटर ऑन पार्ट में कहाँ तक जाता है, जब इलेक्शन अपने चरम पर होता है, लास्ट में एकदम वोटिंग जब पड़ रहे होते तब तक, और इलेक्शन के बाद भी आई गेस वो पूरा काम रहता है आप लोगों का। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, जब बेसिकली स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक तरह से हम कहते हैं कि एक बार स्टार्ट गो मिल गया हमें, कि जिनके लिए काम कर रहे हैं, जिस पार्टी के लिए, जिस पॉलिटिशियन के लिए काम है, गो मिल गया, तो हम बेसिकली एक पहले डेटा बिल्डअप बनाते हैं, रिसर्च मॉडल बनाते हैं, बूथ वाइज सेक्शंस पे पोलिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाते हैं। पोलिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स को मैं थोड़ा ब्रीफ में बताता हूँ। तो व्हाट इज पोलिंग स्टैंडर्ड यूनिट, की एक बूथ पे लगभग 1000 वोट होते हैं एवरेज, मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम पर एवरेज 1000 होते हैं। वोटिंग परसेंटेज 60 to 65% है, मतलब एक बूथ में वोटिंग हो रही है 600 या 650। अब 300, 350, 400 लोग वोट करते ही नहीं है, फिर भी लेकिन समर्थन करते हैं आपका। ग्राउंड पे आप देखेंगे तो सभी लोग आपका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जब पोलिंग करने की बारी आती है तो वो लोग आपको वोट करते हैं कि नहीं करते। हम एक डेटा तैयार करते हैं, कम्युनिटी बेस्ड बिल्डअप्स बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बिल्डअप्स बनाते हैं। उस डेटा में बूथ वाइज डेटा तैयार होती है, बूथ मैपिंग बनी जाती है कि भैया ये हम इतना वीक है, इतना स्ट्रॉन्ग है, ये है। फिर हम एक कैंपेन ड्राइव करते हैं, यूथ्स के लिए अलग कैंपेन, फीमेल्स के लिए अलग कैंपेन, और टारगेट सेक्शंस बनाते हैं उनको, या फिर हम ये भी स्टडी करते हैं कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं, या कौन से पैटर्न्स हैं जो अदर पॉलिटिशियंस कवर नहीं कर पाए, आपको कवर करना चाहिए, ऑल दैट। फिर वो करते करते कैंपेन जब रेडी हो जाता है, फिर हम लास्ट में आखिरी जो 45 दिन जब आचार संहिता लग जाती है, तो फिर वो एक वार रूम बनता है। वार रूम का टाइम जो बहुत टफ होता है, जब वो समय होता है तो समझिए कि आपको सोने के लिए आपके पास 4 घंटे हैं, ठीक है। मतलब यू हैव टू वर्क लाइक दिस, कि मतलब आज अगर प्रॉब्लम कहीं भी सिचुएशन स्टार्ट हुई है तो वार रूम की गलती है, इट्स नॉट द मतलब ना कार्यकर्ता की गलती है ना इसकी गलती है। जब वार रूम सेटअप में काम चल रहा है तो वो पूरी वार रूम की गलती है। अगर डेटा टाइम पे नहीं पहुंच पाया, कोई कैंपेन सही पे नहीं हो पाया, रैली सही नहीं हो पाई, या कोई सभा सही से नहीं हो पाई, या कोई स्पीच था जिसकी डिलीवरी करनी थी ऑन द नोट, वो सही से नहीं हो पाई, ये सब कुछ वार रूम बैलेंस है। वार रूम के साथ साथ जो बूथ लेवल पे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उन कार्यकर्ता से कम्युनिकेशन, उनका पैरामीटर तौर पे लगातार कम्युनिकेशन करना कि किस तरह कैंपेन को पुट ऑन करना है, या फिर वो कम्युनिकेशन कितना स्मार्ट हो रहा है। उसके बीच में अपोजिशन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं
कि भैया फेक न्यूज़ आ गया, उसको भी टैकल करना, फेक न्यूज़ आ गया या सडनली कोई ऐसा मैसेज पास हो गया जिसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आजकल के कम्युनिकेशन में ना वो अब्यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा, तो अब्यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन को रोकना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो फिर उसको समझाना, लोगों को कैपेटिव करना कि भैया दिस इज़ नॉट गोइंग राइट, हम इस पर एक पर्सनल कम्युनिकेशन एजेंडा फिर लेके आते हैं। और आखिरी दिन तक पोलिंग कराने टाइम में पोलिंग कितने, हर घंटे कितनी पोलिंग हुई, कितना हमें पुश करना है कि हर पर आवर में हमारे लोग इतने आ रहे हैं, कैसे पुश करें, कम्युनिकेट करें, और अपने वोटिंग पैटर्न का जो हमने तरीका बनाया था उतना में वोट हो पाया कि नहीं हो पाया। फिर एक एंड ऑफ द डे कैलकुलेशन करते हैं कि इस कैलकुलेशन इतना वोट बैंक हमारा आ गया तो हम जीत जाएंगे, अगर इस % को क्रॉस नहीं कर पाए तो इलेक्शन जीतना मुश्किल हो सकता। तो वो सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं लास्ट डेट तक कि क्या होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो सिर्फ पॉलिटिकल सिनेरियो में नहीं है, पूरे इंडिया में और खासतौर पे पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा आजकल देखा जाता है वो है सोशल मीडिया। इमरजेंस ऑफ सोशल मीडिया एंड इनटू पॉलिटिक्स वो थोड़ा और ज़्यादा कॉन्क्रीट है। सोशल मीडिया कैसे हेल्प करता है और आप कैसे उसको यूज़ करते हैं एज अ टूल, क्योंकि आपका जो क्लाइंट है, मैं क्लाइंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आपका जो क्लाइंट है, वो पॉलिटिशियन है या ब्यूरोक्रेट है, उसको कैसे इमेज बिल्डिंग, उसकी ब्रांड बिल्डिंग कैसे की जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि जितने हमारे दर्शक हैं उसमें से आई गेस 60 to 70% यूथ ही है हमारा पूरा, और आजकल सोशल मीडिया के पीछे बहुत ज़्यादा पागल रहता है, तो वो भी थोड़ा समझेगा कि किस तरीके से राइट डायरेक्शन में काम किया। एक्चुअली क्या मैं बताता हूँ कि जब मुझे लगता है, मैं मार्क जुकरबर्ग का नाम ले रहा हूँ, कि जब उन्होंने ये देखा कि इंडियन के पॉलिटिक्स में ना फेसबुक या इंस्टाग्राम का रोल इतना बढ़ गया ना, तो उन्होंने फिनेंस मॉडल को बहुत हाई कर दिया। तो अब क्या है ना कि पहले कंटेंट वैल्यूएशन पे गेम था, मतलब 2020-21 तक कंटेंट वैल्यूएशन गेम था। व्हाट्सएप के बहुत सारे सेक्शंस पे हम बहुत सारे कम्युनिटी बिल्डअप्स का अलग तौर पे काम कर सकते थे, या बल्क सेक्शंस पे कम्युनिकेट कर सकते थे। वो अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, आप जितना पे करेंगे उसके हिसाब से काम होगा। सोशल मीडिया का रोल दो चीज़ों में बहुत बड़ा आ जाता है। एक तो आप जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं वो कंटेंट कितना नया है, ठीक है, क्योंकि क्या है ना, कंटेंट का वैल्यू क्या है कि हर लोग सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं, बट उसकी रेलेवेंसी कितनी बड़ी है। और उसके बाद आता है डेटा की ऑथेंटिसिटी, क्योंकि सोशल मीडिया ना एक और जो उनके साथ बुरा हो रहा है कि और डेटा का ऑथेंटिसिटी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो उसको और कंटेंट को दोनों को आप क्रॉस कर गए तब पॉलिटिकल सिनेरियो में यू कैन ईजिली अचीव ए गुड नंबर ऑफ पीपल हु कैन सी यू एंड लिसन यू सोशल मीडिया में। नहीं तो आजकल क्या है कि बेसिकली आप मार्क जुकरबर्ग ने एक तरीका ऐड चलाने का लगा रखा, आप ऐड चलाते हैं, आपकी वीडियो जाती है और वीडियो जाती है, फिर एक फ्लो तक देख पाते हैं और उसका सही व्यूअरशिप भी नहीं मिल पाता है। तो कंटेंट एंड डेटा इज द मैचिंग गेम राइट नाउ टू प्ले विद सोशल। अच्छा, एक चीज़ इसमें और भी है कि जैसे आप मान लीजिए कि मैं झारखंड की ही एग्जांपल लेता हूं कि अगर आप झारखंड में कैंपेन डिज़ाइन कर रहे हो, प्रोग्राम कर रहे हो, तो उसमें टारगेट ऑडियंस तक वो पहुंच रहा है कि नहीं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया के माध्यम से। क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर एक वीडियो पे आपके 2 मिलियन 4 मिलियन व्यूज़ हैं, बट वो आपके टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच रहा है, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। मैं पॉलिटिक्स में एक बात बताता हूँ आपको कि जो पोस्टर भी बनता है ना पॉलिटिक्स में, वो भी स्ट्रेटेजाइज होता है। आपका पॉलिटिक्स ये हो गया है कि वो जो बैनर टंगा होता है, पहले हम कुछ भी नाम लगा दिए, 50 फोटो लगा दिए, डजंट हैव द अफेक्शन, पर अभी बैनर्स का एक अफेक्शन होने लगा है, ठीक है। आप कैसे भी फोटो डाल रहे हैं उस पर, क्योंकि लोग ना अब कम्युनिकेटिव विजुअलाइजेशन समझने लगे हैं, पॉलिटिक्स को पढ़ने लगे हैं, पार्टिसिपेशन करने लगे हैं। तो सोशल मीडिया में क्या है, व्यूअरशिप का भी ना एक बड़ा अच्छा रोल होता है, बोट्स प्ले करते हैं इसको कहते हैं। तो जब आप एड्स भी चलाते हैं ना और आपके बहुत व्यूज़ भी चले गए, तो उस व्यूज़ के करेक्शन करने का तरीका है इनसाइट्स में जाके, अगर वो करेक्शन आप करेंगे पता चलेगा ये सारे बोट्स थे, ठीक है। तो स्ट्रेटेजाइज उसमें भी करना पड़ेगा, जो ऐड आप चला रहे हैं या जिस तरह से बूस्ट कर रहे हैं, टारगेट ऑडियंस जहाँ पे देख रहे हैं उसको कैसे हम काउंटर करेंगे या किस तरह कंटेंट डिलीवर कर रहा है, क्योंकि वो फिर एज ए इंटरेस्ट पे दिखेगा हमें कि इन्होंने 30 सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड किसने क्या देखा है। अगर वो क्लियरेशन है तो बोट्स नहीं है। एक चीज़ आपसे थोड़ा सा डिटेल और इंट्रिग पार्ट है आपके पूरे काम का, पूरे कैंपेन का, वो ये है कि जो बाइफरकेट करके अगर हम समझें, एक होता है बल्क मैसेजिंग, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज हो, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो, टेलीग्राम के थ्रू हो, वो बहुत ज़्यादा आजकल देखें, या फिर IVR की हम बात कर लें, इसको कैसे डील करते हैं? क्योंकि अगर हम मार्केट में बात करें तो बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं, बट उस चीज़ को आप एज अ कैंपेनर कैसे पिक करते हैं? क्योंकि आपको भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते होंगे, आप उस चीज़ को कैसे? बेसिकली क्या है ना, देखिए अभी क्या है, ओवर द टाइम इसका रोल ना खत्म होते जा रहा है। क्या पॉइंट है कि एक सेक्शन में जब ये नया था तो लोगों को लगता था कम्युनिकेशन ठीक है। अब आजकल क्या है कि बहुत लोग 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार यूज़ करते हैं, अगला वोटर इरिटेट हो जाता है, ठीक है। वोटर को लगता है क्यों परेशान कर रहे हैं, बार बार फ़ोन कर रहे हैं,
बहुत लोग को लगता है ठीक है आवाज़ आ रहा है, कम्युनिकेशन ठीक है, पर उसको भी स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है, इंटरेस्ट भी क्रिएट करता है। तो बेसिकली क्या है कि क्या कंटेंट हम दे जो लोग सुनना चाहते हैं, ठीक है। तो हम ना फिर एक सर्टेन डेज चुनते हैं कि भैया कि 7 दिन 8 दिन 10 दिन का एक प्लान होगा, उस प्लान में आज 2 हॉलीडेज़ हैं, उस हॉलीडेज़ में उनके त्यौहार के सेक्शन है तो उस पर क्या कंटेंट जाना चाहिए जो वो सुनना चाहते हैं। तो ये वैल्यूएशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप वैल्यूएशन नहीं ऐड कर पा रहे हैं तो वोटर्स के साथ कैंपेन करने का एक बुराई भी है कि वो आपसे हट जाएंगे। मतलब क्या है ना कि बहुत लोग हट भी जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग काम करते हैं हमारे फील्ड पे, तो उनको ये समझ नहीं आता एज अ कंसल्टेंट कि जब हम जो कैंपेन ड्राइव कर रहे हैं उससे वोटर अट्रैक्ट हो रहे हैं या वोटर हमसे भाग रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा सवाल है जो कि हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। कुंदन, एक चीज़ और है जिसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे, और वो ये है कि आज के टाइम में जिस तरीके से पॉलिटिक्स होती है, जिस तरीके से आप कह रहे हो कंसल्टेंसी होती है, पॉलिटिकल कैंपेन डिज़ाइन किया जाता है, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। और अगर हम कॉन्ट्रेरी देखें, इससे पहले जब होता था पुराने समय में, और 90s की हम बात कर ले, जब उतना सोशल मीडिया नहीं था, इतने ज़्यादा कंसल्टेंसी थी बट इस लेवल पे नहीं थी, इतनी मुखर होकर के नहीं थी। क्या अंतर दिखता है आपको दोनों समय में, पहले के समय में और आज के समय में? देखिए, बेसिकली कम्युनिकेशन, पहले कम्युनिकेशन उतना फास्ट नहीं था, इन्फॉर्मेशन वाज नॉट सो फास्ट। अब क्या है कि पहले इन्फॉर्मेशन जो मिलता था लोगों को वो उसको एक्सेप्ट करते थे। मतलब एक नेता स्टेज पे खड़ा होकर एक भाषण दे रहा, हम ये आपके लिए करेंगे, और वो भाषण लोगों तक पहुंच रहा है, एक कम्युनिकेशन का जो भी जरिया क्रिएट हो रहा है उसमें लोग भरोसा करते थे कि नेताजी ने ये कह दिया है, या डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते थे, डायरेक्ट कंज्यूम करते थे, या फिर मीडिया हाउस के थ्रू आया, जैसे भी आया। कंजप्शन वाज सो इजी। अब वो कंजप्शन आसान नहीं है। आप चाहे मैनिफेस्टो के थ्रू करो, चाहे कम्युनिकेशन के थ्रू करो, चाहे टीवी मीडिया के थ्रू करो, पीआर के थ्रू करो, अगर जनता को नहीं लगेगा कि बेसिकली ये सही है तो उसको कंज्यूम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन है, फॉर एग्जांपल उन्होंने कह दिया कि मैं जब जीतूंगा तो मैं क्रिकेट टीम बना दूंगा, तो अब क्रिकेट टीम बनाना उनके विजिबिलिटी में नहीं है, वो तो भैया बीसीसीआई का काम है, ठीक है। तो अगर जनता ये कनेक्ट कर पा रही है आपसे कि जो आप मैसेज पास कर रहे हैं वो कितना सही है, और क्रॉस चेक भी कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया है और अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है। तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है तो उस अंडरस्टैंडिंग लेवल पे उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ वेरी गुड। अच्छी बात है इंडिया के परसेप्शन में कि उनकी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हिस्ट्री बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी। और जो जनता है जो वोट डालने जा रही है उसका इंटेलेक्ट लेवल भी कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, दोनों चीज़ें हो रही हैं। अपोजिट भी हो रहा है, कभी लोग कुछ लोग वही सोच रहे हैं। जैसे अभी मेरे घर पे डिस्कशन, मैंने कुछ दिन पहले गाँव गया था अपने, तो डिस्कशन चल रहा है कि इस बार इंडिया पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा। तो आप समझिए कम्युनिकेशन का कितना बड़ा असर होता है कि एक गांव के चौराहे में चर्चा चल रही है कि पाकिस्तान 10 दिन के बाद नहीं रहेगा, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें यह भी है कि जहां से वो इंफॉर्मेशन निकली वहां से लेकर के जब वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती तो उसमें कितना फिल्टर, कितना मिर्च मसाला सब कुछ लग करके पहुंचता है, ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुंदन, एक बात है, आप पूरे इंडिया में सोशल मीडिया कैंपेन करते हो, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हो, अपने क्लाइंट्स को हैंडल करते हो, आपको क्या लगता है कि आपने चूंकि बहुत ज़मीनी स्तर पे देखा है पॉलिटिक्स को, इन सारी चीज़ों को लेकर के, नॉर्थ की पॉलिटिक्स, साउथ की पॉलिटिक्स, ईस्ट और इधर की पॉलिटिक्स, वेस्ट की पॉलिटिक्स, कौन सा ऐसा जोन है जहाँ पे जो आपके लीडर्स होते हैं वो ज़्यादा इजीली इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, आपके प्रोफेशन को एज अ कंसल्टेंट एक्सेप्ट करते हैं, या आपकी सर्विसेज लेने के लिए इस चीज़ के लिए ज़्यादा एग्रेसिवली काम करते हैं? ठीक है, बेसिकली ये तो पूरा इंडिया में अब हो गया है, पर वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ, मतलब ये 3 जो सेक्शंस हैं ईस्ट इंडिया को थोड़ा छोड़ के, ईस्ट इंडिया के सेक्शन में क्या है कि पॉलिटिकल सेक्शन में अब लोग इन ग्रोथ ले रहे हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया में क्या है कि कम्युनिकेशन का जो एनहांसमेंट था वो अब ज़्यादा होने लगा। क्योंकि आप साउथ को देखेंगे, साउथ की डेवलपमेंट या पॉलिटिकल सिनेरियो को, वो नॉर्थ से बेटर है, ठीक है। तो बेटर इसलिए कि उनका कम्युनिकेशन पहले से है, बेटर है। तो ओवर द टाइम जब आएगा, अब तो एक्सेप्टेंस ऐसा हो गया है कि यू नीड टू हैव इट, यू नीड टू हैव ए मैनेजमेंट, यू नीड टू हैव ए पॉलिटिकल मैनेजमेंट। अगर बैकएंड आपका बहुत अच्छा नहीं है और आप डेटा पे स्टडी नहीं करेंगे, आप एक एक वोटर को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आजकल के इलेक्शंस बहुत टाइट हो रहे हैं। उसका 2-3 कारण और है। आप देखेंगे आज से 20 साल पहले 5-5 लोग इलेक्शन लड़ते थे, आज 50-50 एक सीट से कितने सारे लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन। तो आप समझिए कि मतलब अगर आपका कोई 500 वोट काट रहा है तो आपके लिए कितना मुश्किल है। आप कैसे कॉन्ट्ररी बना रहे हैं डेटा कि भैया 500 वो ले जाएगा, 1000 ये ले जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा। तो दैट्स द प्लान। अच्छा, नेशनल पार्टी जो होती है, बड़ी बड़ी जो नेशनल पार्टीज है, नाम हम किसी पार्टी का लेंगे नहीं, और जो क्षेत्रीय पार्टी हैं,
उन दोनों में कैसे आप देखते हो कि अंतर है, डिफरेंस है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में? और दूसरी चीज़ की कौन ज़्यादा, क्योंकि ये पूरा एक तरीके से कहना गलत नहीं होगा कि ये पैसे का भी गेम है, कि आपकी जितना पैसा आजकल के डेट में बहता है इलेक्शंस में, वो किसी से छुपा नहीं है। बड़ी जो पार्टीज होती हैं उनके पास कहीं ना कहीं वर्कफोर्स भी ज़्यादा होता है, पैसे भी ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू क्षेत्रीय पार्टी। दोनों के पॉलिटिकल कैंपेन्स को डिज़ाइन करने में आपको क्या क्या दिक्कतें आती है और क्या क्या फ़ायदा भी होता है? देखिए, बेसिकली क्या है ना, जहाँ तक बात है फिनेंस की, तो फिनेंस का रोल दोनों से प्ले होता है। मतलब इसमें बहुत बड़ा रोल पब्लिक का भी है। पब्लिक के इन्हांसमेंट है, पब्लिक के थॉट के हिसाब से। पब्लिक तो बहुत कहती है हम ये करते करते, दोनों का मेजरमेंट होता है तब ये पैसे का रोल हो पाता है, क्योंकि इसमें पॉलिटिशियन अकेले भागीदारी नहीं है, जैसे ताली दो हाथ से बजता है वैसे दोनों रोल प्ले करते हैं। क्षेत्रीय पार्टी और नेशनल पार्टीज़ में अंतर क्या है कि नेशनल पार्टी एक चीज़ को क्लियर समझती है कि पॉलिटिकल इन्हांसमेंट में अगर मैं आया हूं और मैं कुछ करना चाहता हूं तो उसके लिए मेरे को जो करना चाहिए ऑन दी सेक्शंस, कि जो भी डेटा बिल्डअप करना चाहिए, जो भी, अब डेटा बिल्डअप का बहुत सारा फ़ायदे भी होते हैं। थोड़ा मैं सवाल को इधर ले जाऊंगा, जैसा एक नेशनल पार्टी का व्यक्ति है, वो उनके साथ जब हम काम करते हैं तो उसके बाद इलेक्शन के बाद वो एक हमारे लिए ई कार्यालय उनके लिए खोलते हैं। ई कार्यालय क्या है, वोटर स्लिप के सारे सेक्शन को एक जगह ऐप में कंबाइन कर लो। कंबाइन करने के बाद ना उसका हम एक कोड बनाते हैं, मतलब आपका वोटर नाम जो भी है, सुमित जी का नाम है, उसका एक कोड मिल गया। इतने दिनों में जितने लोग काम के लिए हमारे पास आए एक साल में, कि उनका जो भी प्रॉब्लम्स था या पॉलिसी नहीं पहुंची या पहुंची, तो हम फिर उस डेटा को फिल्टर करते हैं कि भैया कोड नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक ये लोग नहीं पहुंचे या ये पॉलिसी नहीं ले पाए, तो इस पॉलिसी को हम क्या करते हैं, उनके घर तक ले जाते हैं। तो कुछ पॉलिटिशियंस इस लेवल तक काम करते हैं कि पॉलिसी अप्रिहेंशन में हर घर तक जाए। रीजनल लेवल पे क्या होता है कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमें तो एक स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स करनी है, एक इंट्रा पॉलिटिकल कम्युनिटी स्ट्रक्चर में पॉलिटिक्स करनी है, तो वो उस लेवल तक जाने की कोशिश नहीं करते हैं। क्योंकि आजकल जब हमसे लोग यूज़ लेते हैं या सेक्शन, हम दोनों सेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव सेक्शन दोनों में काम कर पाते हैं। लेकिन अब एक पॉलिटिशियन जो यहाँ तक काम कर रहा है कि हर एक व्यक्ति को कम्युनिकेट करके डेटा इतना बड़ा बना रहा है और उसको हम हेल्प कर पा रहे हैं कि भाई आप डेटा बनाओ और सभी लोगों को पॉलिसी पहुंचाओ या सभी लोगों को वो चीज़ दो जो सबको देना चाहते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। ये रीजनल के साथ नहीं होता। डिफिकल्टी रीजनल नेशनल में सबसे बड़ी ये है कि कम्युनिकेट हम नहीं कर पाते हैं क्लियरली उनके साथ। क्या कम्युनिकेशन क्लियर नहीं कर पाते हैं कि आप ये 4 चीज़ें करोगे तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन उनके तरफ से एक डिमांड होता है या सप्लाई होता है कि एक तरफ से कि हम सिर्फ 2 चीज़ें करते हैं, लेट मेक इट, ज़्यादा हम नहीं करते हैं, हम 2 चीज़ें करते हैं, हम एक कम्युनिकेशन तक ही काम करते हैं, हम उसके आगे नहीं जाएंगे। एक्स्ट्रा प्रॉमिस, तो उसका तो कहीं ना कहीं उनको खामियाजा भी होता होगा। आज देखो कि रीजनल पार्टी आज इंडिया में कम नेशनल पार्टीज क्यों हैं? हर रीजनल पार्टी एक सपना देखती है टू बी ए नेशनल पार्टी। ठीक है, इंडिया में लगभग 256 से ज़्यादा रजिस्टर्ड नेशनल पार्टीज है, जो कि कहीं ना कहीं उनके पावर सेक्शन में MLAs MPs बैठे हुए हैं। 256 में से आप 6 लोग हैं जो एक ऑर्डर पे आए हुए हैं, उसके जगह नहीं है, तो व्हाट इज़ द रेशियो? 1% का भी रेशियो नहीं। ठीक है, तो दैट्स द पॉइंट कि बेसिकली रीजनल पार्टी के साथ यही प्रॉब्लम होती है। अच्छा, पैसे कौन दे देता है आसानी से? रीजनल पार्टी दे देती है या रिलीज करने में दिक्कत होता है या बड़े पार्टीज? फाइनेंस वाले लेवल पे ऐसा है क्या कि जो हमारा कम्युनिकेशन जिनके साथ हुआ आज तक, मेरे लिए तो ना रीजनल पार्टी ना नेशनल पार्टी किसी के साथ कोई ऐसा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हुआ नहीं है। द गेम इज़ डिलीवरी। इफ़ यू डिलीवर थिंग्स, इफ़ यू डू थिंग्स, आप चीज़ों को जानते हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, तो वो फिनेंस इज अनदर गेम। और एक अंडरस्टैंडिंग, एक फैमिली क्रिएशन भी बनता है, एक दोस्ती बनती है आपस में, कि दोस्ती बनती है, हम दोनों एक ही फील्ड से आ रहे होते हैं, तो हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है। फिनेंस इज द थर्ड पार्टी। तो जो फिनेंस का मॉडल है मेरे लिए तो ऐसा रहा है कि बहुत लोग कहते हैं कि अटक जाता है, नहीं, तो मेरे लिए कभी नहीं हुआ ऐसा। कारण क्या है कि हमने जब कम्युनिकेशन करा, क्योंकि ओवर द टाइम जो काम करते करते 2023 जब मैं पहुंचा, 2023 में मैंने क्लाइंट्स रिजेक्ट करना चालू कर दिया। ठीक है, मतलब वो दौर आया, मैंने अब ये सोचा नहीं था मैंने कि भैया मैं आपके लिए काम नहीं करूँगा, आपके लिए करूँगा। ठीक है, तो फिनेंस ज़्यादा वो कम्युनिकेशन बैठने लगा ना, कि रिलेशन बैठने लगा। मतलब वो ना, मतलब नॉर्थ इंडिया में कहावत है कि काम उसके साथ करो जो आपको बंदा अच्छा लगे। ठीक है, अगर वो बंदा आपको अच्छा लगता है उसके लिए काम करो, उसके साथ काम करो, फिर फिनेंस ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। हाँ, मैटर नहीं करता। तब हम उस दौर पे आ गए। आपने कितने स्टेट्स में, कितने लोकसभा सीट्स पे, एक रफ मेरे को एक आइडिया दे दो और तमाम दर्शकों को भी, कि आपने कितने सारे पॉलिटिकल कैंपेन्स अभी लमसम कर लिए हैं पूरे इंडिया में? 243 मेरे को याद है, मतलब 243 इज गोइंग ऑन। मतलब अभी लोकसभा सीट्स पे हम बहुत जगह काम कर रहे हैं, तो 243 इज गोइंग ऑन। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ साथ जो मैंने पहले करा और कंपनी के साथ साथ, कंपनी में तो 100 समथिंग है। ठीक है, एंड 120 के आसपास, 30 के आसपास है। उसके पहले मैंने जो कवर करा है 240 पर्सनल बेसिस पे, क्योंकि मैं जिस पोजीशन पे काम कर रहा था, मतलब एक अच्छा मेरे को अच्छा चांस मिला कि मेरा इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा, एंड
बहुत लोगों के साथ मैं पर्सनली उस लेवल पे काम कर पाया। 243 क्लाइंट्स के साथ मैंने आज तक कैंपेन्स में काम किया। और जैसे अब कंपनी बन भी गई है तो फिर भी तब भी मैं साल में एटलीस्ट 1 या 2 बार 3 महीने में ग्राउंड पे जाके उनकी सीट पे काम करता हूँ। 9 महीने नहीं करता, 9 महीने बैकएंड से काम करते हैं, पर 3 महीने जाके काम करते हैं। ये मतलब ताकि वो पॉलिटिक्स से वो रिश्ता ना टूटे। अच्छा, एक चीज़ और कुंदन कि जैसे आपने किसी के लिए काम करा, ठीक है, उसकी पॉलिटिकल, और कभी कभी ऐसा होता है कि काम आधे में भी रुक जाता है। अब फाइनेंस की भी बात कर लो या फिर ऐसे भी उसको मान लो कि आगे चल के लग नहीं रहा है, या आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड दे रहे हो बट उसको लग रहा है कि नहीं यार ये काम नहीं चल रहा मेरा, वो सिनेरियो में कैसे डील करते हो आप, क्यों आधे में काम रुक जाए? क्योंकि बेसिकली क्या है कि ऐसी सिनेरियो जनरली होती नहीं है, क्योंकि जब एक मतलब कम्युनिकेशन होता है, एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट जब एक आदमी लेकर आपसे कम्युनिकेट करता है, एक पॉलिटिशियन जिसका करियर इतना बड़ा होता है, वो जब चीज़ें बना कर लाता है और उसका 15-20 साल का करियर होता है इसमें, तो वो जब इनिशियल कम्युनिकेशन ही होता है, वो इनिशियल कम्युनिकेशन इतना अच्छा होता है कि उसकी ज़रूरत बाद में नहीं पड़ती है। और ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है, ठीक है। अगर मुझे मना करना है तो मैं पहले ही मना कर दूंगा कि सर, या वो मुझे पहले ही मना कर देंगे कि आपके भी हमारे बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पे जिस रिलेशन को हम बहुत आगे लेकर जाते हैं कि इलेक्शन के बाद हम किस तरह से लोगों को एक अच्छा सर्विस दे पाएंगे। क्योंकि मैंने इंडिया में ऐसा नहीं देखा है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि पैसे लगाते हैं लोग, कुछ लोग घर से पैसे लगा के पॉलिटिक्स करते हैं, कुछ लोग अच्छे क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम पॉलिटिशियंस के पास बैक एंड में बिजनेसेस हैं, उनके फैमिली रन कर रहे होते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, वो अपने स्टेट को कुछ देना चाहते हैं। ऐसा मतलब मैं आपको हर कोई एजेंडा के लिए नहीं करता है, मतलब सेल्फलेसली भी काम करते हैं। आई फील मैंने 60% ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम करा है और आज भी उनके साथ कम्युनिकेशन है, एंड दे फील लाइक दैट कि मेरे को कुछ मिला है तो आई हैव टू गिव टू बैक टू द पीपल। सो ऐसे भी लोग हैं, और ऐसे लोग हैं बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। दे डोंट नीड फ्रेम ऑन द मीडिया कि मैं मीडिया में जाके अपना इंटरव्यू दूं और ये बताऊं, तो दैट इज ए गुड थिंग। अच्छा, एक बात ये बताइए मुझे कि पॉलिटिकल वेंस जो आपकी कंपनी है उसमें अभी कितने लोग हैं और आप हायरिंग किस बेसिस पे करते हो? क्योंकि देखो ये वीडियो जितने लोग देखने वाले हैं, एक दिमाग में ये भी रहेगा कि अच्छा इस बंदे ने तो इतनी बड़ी कंपनी बना दी अपनी, इतने सारे कॉन्टैक्ट्स करके और ये सारा कुछ मेहनत करके, बट अब जुड़ेंगे कैसे? हायरिंग वायरिंग कैसे करते हो, क्या कुछ फंडा है उसका? बेसिकली क्या है कि आपको पॉलिटिकल इंटरेस्ट होना चाहिए, सिंपल सा थिंग है। मैं हायरिंग करने का सिंपल, कोई डिग्री वगैरह? नो डिग्रीज, यू आर ग्रेजुएट इज द मोर इनफ थिंग। आपको ग्रेजुएट है। दूसरी चीज़ ये है कि हम मास कॉम का होने का बेनिफिट होता है कि आप ग्राउंड में जाने के लिए तैयार है, माइंडसेट तैयार है आपका कि मैं ग्राउंड पे जाऊंगा। तो बेसिकली डिग्री नहीं होनी चाहिए, आपको पॉलिटिकल इंटरेस्ट होना चाहिए, पॉलिटिकल नॉलेज होना चाहिए, वो एक सेंस होना चाहिए कि एनालिसिस का मिनिमम वेंचर आना चाहिए। फिर हम उस कम्युनिकेशन ट्रेनिंग के साथ आपको साथ लेते हैं। जो हम कोर टीम बनाते हैं उसके लिए हम ये नहीं देखते हैं कि भैया कौन कितना एक्सपीरियंस लेके आता है, हम ये देखते हैं कि उसके अंदर कितना पॉलिटिक्स जिंदा है और काम करने का कितना उसमें जज्बा। हाँ, जज्बा है। तो पॉइंट क्या होता है, जब मेरी कोर टीम है वो लगभग 31-32 लोग हैं जो लगातार बेसिस पे काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में वी आर हायरिंग लाइक 178 अभी काम कर रहे हैं हमारे साथ, और मतलब 200 लोग की टीम बता लीजिए, तो 32 लोग हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं। 2-3 सालों से साथ ही हैं। मतलब हमने जब टीम स्टार्ट किया था हम 2 लोग थे, मतलब 6-7 लोग थे, फिर 2 लोग हुए, 2 लोग से 4 लोग हुए, 4 से 8, ऐसे चलता गया। आज हैं और हर साल 4-5 लोग बढ़ जाते हैं, अपने आप बढ़ जाते हैं कि हम काम करेंगे साथ। एक चीज़ और कुंदन की, जैसे आप मान लो कि कहीं पे किसी स्टेट में पॉलिटिकल कैंपेन डिज़ाइन कर रहे हो किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए या पार्टी के लिए, और आपकी इतनी बड़ी टीम है, तो साइमल्टेनियसली क्या होता है कि दूसरी पार्टी जो होती है उसके लिए भी आप कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हो। वो बैलेंस कैसे बिठा पाते हो? क्योंकि आप मान लो कि आपसे एक एक्स पार्टी ने भी बात करी, वाई पार्टी ने भी बात करी, और आपको लगता है कि हाँ दोनों को कंसल्टेंसी की ज़रूरत है डिस्पाइट कि आपका इंक्लिनेशन किसके तरफ है, ठीक है। अगर आप दोनों के लिए काम करते हो तो वो बैलेंस कैसे बिठा पाते हो? पहली बात तो ये एथिकल नहीं है कि हम 2 लोगों के लिए काम कर सकते, ठीक है। दैट इज टोटली, क्योंकि बेसिकली वी कैन प्रेज वन, ठीक है। मतलब इट्स लाइक कि ऑन दिस सेक्शन कि मैंने 2 नाव पे पैर रखा है और एंड ऑफ द डे हम लोग तीनों डूबेंगे, ठीक है। तो बेसिकली होता है अगर हम किसी कैंडिडेचर पे काम करते हैं तो एक असेंबली या एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही व्यक्ति के लिए करते हैं या एक पार्टी के लिए करते हैं। स्टेट पार्टी लेवल पे करते हैं तो उस पार्टी के लिए करते हैं, दूसरे पार्टी से कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। 2 स्टेट्स में इलेक्शन एक साथ है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, और ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश में किसी और के लिए कर रहे हैं और राजस्थान में किसी और के लिए कर रहे हैं। हाउ इट वर्क्स, ये कॉम्बिनेशन है, पर हम लोग दोनों एथिकल कम्युनिकेशन करते हैं। दैट इज नॉट राइट। अगर इस पर बात भी करना हो तो मुझे लगता है बात करना भी सही नहीं है। अच्छा कुंदन, अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, अगर हम झारखंड की बात करें, लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, इसको लेकर के क्या कुछ आपने क्या कुछ स्ट्रेटेजाइज करके रखा, और आपकी नॉलेज, पॉलिटिकल नॉलेज इस बारे में क्या कहती है? क्योंकि लोकसभा 14 सीटें हैं यहाँ पर झारखंड में,
और कभी भी चुनाव जो है उसका ऐलान हो जाएगा, उसके बाद आप शायद मिलोगे भी नहीं और फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। क्या कुछ लगता है झारखंड, क्योंकि एक बहुत ही पॉलिटिकली अनस्टेबल स्टेट कहीं ना कहीं रहा है, तो उसको देख करके आपको कैसा लगता है? देखिए, बेसिकली लोकसभा इलेक्शंस मुझे लगता है मोर ओवर अप्रैल में हो जाएंगे, ठीक है, जो मेरा कैलकुलेशन कहता है। एंड जहाँ तक भारत है स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिक्स की, तो मेरे को लगता है कि झारखंड पॉलिटिक्स से, मेरा जो पर्सनल मानना है, ये बाकी स्टेट्स में असर पड़ता है। इसके जो 5 स्टेट्स कवरिंग स्टेट्स हैं, तो क्योंकि इसके कम्युनिकेशन, जो आप झारखंड की जो बंटवारे को देखेंगे, डेमोग्राफिक स्टाइल की स्टडी को पढ़ेंगे, तो ना जो कम्युनिटी सेक्शन है उन हर 5 स्टेट्स में टच बेस के साथ यहाँ पे इंटैक्टेड है और उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और जहाँ तक बात है लोकसभा इलेक्शंस की, राइट नाउ देखिए बेसिकली क्या 2 सेक्शन काम करे, एक इंडिया अलायंस है, एक एनडीए अलायंस है, 2 अलायंसेज आपस में एक अच्छे कम्युनिकेशन टफ पे देख रही है। पर मेरे को ये लगता है कि राइट नाउ एनडीए अलायंस इज अहेड, आगे है। मेरे को लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो उनको काम करना चाहिए, मतलब इंडिया अलायंस को के सेक्शंस पे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक कोट करता हूँ, जैसे 2 पार्टीज़ जो पिछले एक दशक में बहुत बढ़िया करी है, वो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी। तो उन्होंने एक चीज़ आप कॉमन देखेंगे, उन्होंने बहुत कॉमन लोगों को एमएलए एमपी बनाया है। आप देखें ना, एक बूथ का कार्यकर्ता सीएम बन रहा है, ठीक है, 3 जगह एक बूथ का कार्यकर्ता सीएम बन रहा है, एक बूथ का कार्यकर्ता प्राइम मिनिस्टर है। तो क्या है, वो कम्युनिकेशन करना ज़्यादा आसान होता है पब्लिक से कि आप मेरे साथ आओ, क्योंकि देखिए आइडियोलॉजी कभी पार्टी की हो नहीं सकती, आइडियोलॉजी लोगों के होते। पॉइंट क्या है कि आप किसी भी पार्टी के 2 प्राइम मिनिस्टर्स को उठाओ, ठीक है, और आप बैलेंस देखो कि जब ये प्राइम मिनिस्टर था तो पार्टी की आइडियोलॉजी क्या थी, और जब ये प्राइम मिनिस्टर था तो पार्टी की आइडियोलॉजी क्या थी, तो आपको पता चलेगा कि पार्टी की आइडियोलॉजी है ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा, काम करते करते पॉलिटिकल, आप दिन भर पॉलिटिशियन से बात करते रहते हो, हाई ब्यूरोक्रेट से बात करते रहते हो, बड़े बड़े नेता मंत्री सबसे बात करते रहते हो, कभी ऐसा पॉलिटिकल इंक्लिनेशन होता है आपको कि आप बस एज ए क्लाइंट ट्रीट करते हो? नहीं, मेरा तो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, दैट्स व्हाई आई एम हियर। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि किसी पार्टी के तरफ, जैसे मान लो कि लेट से बीजेपी का ही आप काम कर रहे हो, आपने 4 महीने 5 महीने का कैंपेन रन किया, तो आप बस एज ए क्लाइंट की उनको आपसे सर्विस क्या चाहिए, वो चीज़ ज़्यादा मैटर आपके लिए करती है कि वो धीरे धीरे शिफ्ट हो जाता है? क्योंकि मैं क्यों सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है और बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो कि काम करते किसी न किसी पॉलिटिकल बैनर केस में, और वो कहीं ना कहीं डेविएट हो जाते हैं। बहुत लोग हैं, मतलब हमारे फील्ड के हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे साथ बहुत लोग काम किए हैं जो आज काम करते करते उस पार्टी को ज्वाइन कर चुके, काम करते। देखिए मेरे लिए राइट नाउ द सिचुएशन इज़ कि मैं सिर्फ अपने काम के हिसाब से काम करता हूँ। मेरे लिए, फिर मैंने आपको इसलिए वो सवाल का जवाब पहले दे दिया कि मेरे लिए ना आइडियोलॉजी इज़ नॉट पार्टी, क्योंकि जब आइडियोलॉजी बदलती है, जो उस पार्टी को चलाता है जब उस पार्टी के एक फ्रेम में चलाएगा तो उसकी आइडियोलॉजी कुछ और हो जाएगी ओवर द टाइम, और ऐसा ही होता है। और जब वो टाइम सिचुएशन देखेंगे और मुझे लगेगा कि मैं उस सिचुएशन में उसमें इंक्लाइन जाना चाहिए, तब मैं जाऊँगा। तो राइट नाउ जब हम किसी पार्टी का लिए काम करते हैं, तो राइट नाउ मेरे लिए अगले कुछ सालों तक, 5-10 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, 2024 में हमने चुनाव की तो बात कर ली, 2024 में आपका क्या प्लान है? पर्सनल लेवल पे पूछ रहा हूँ। मेरा पर्सनल प्लान यही है कि हर साल हम यही देखें, हमारे लिए हर साल इलेक्शंस है तो हमारे लिए हर साल इलेक्शंस है, हम काम करते हैं, काम करके हम अपनी टीम बड़ी करती जाते हैं। अच्छा, इंडिया से बाहर भी आप लोग ऑपरेट करते हो? कहाँ पे करते हो? मॉरिशस, सिंगापुर, 2 जगह भी। घाना वी आर ट्राइंग, मॉरिशस पे इलेक्शंस है नवंबर में, फिर सिंगापुर में इलेक्शंस हैं, तो विल गो देयर। और इंडिया इलेक्शंस के बाद मुझे लगता है मैं पूरी टीम लेके मॉरिशस से जाऊँगा, तो हम लोग की तो चांदी हो जाएगी नहीं, मतलब देखिए पॉलिटिकल डोमेन में देखें, मॉरिशस, अगर मॉरिशस के बारे में पता होगा तो 50% इंडियंस हैं, 50 to 60% इंडियंस है। भोजपुरी बोलते हैं, वो लगता है कि पूरा बिहार और यूपी उठ के चला गया। झारखंड बेस के बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं। झारखंड से आए हुए 3, झारखंड से जो यहाँ से गए, खूंटी जिले से जाने वाले लोग ऐसे हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, 2-3 टर्म के हैं, ऐसे लोग हैं। और एक अच्छा जगह है, मतलब मुझे लगता है पॉलिटिकल एक्सप्लोरेशन को, इंडिया का जो प्रभाव पॉलिटिक्स का है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पड़ता है। मैं आपको फॉर एग्जांपल, मैं आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे क्लाइंट्स कनाडा में है, मेरे क्लाइंट्स सिंगापुर है, मेरे क्लाइंट्स मॉरिशस में है। जब मैं अपने क्लाइंट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात करता हूँ तो वो राम मंदिर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, मतलब वो ये बताते हैं कि राम मंदिर का प्रभाव नेगेटिव या पॉजिटिव क्या पड़ रहा है हमारे, मतलब वो वहाँ रह के भी यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में और यहाँ के सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। जैसे कोई एक स्टेट है, कोई एक जैसे कंट्री है, वहाँ पे राम मंदिर का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, कहीं एक स्टेट है जहाँ राम मंदिर का पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, कम्युनिकेशन एक उस ट्रेंड पे बनता है। अच्छा, ये बताइए कि फ्री टाइम में आप क्या करते हो? मतलब ऐसे मिलता तो नहीं होगा फ्री टाइम, जिस तरीके का आपका एंगेजमेंट है और काम है, लेकिन फ्री टाइम में करना क्या पसंद करते हो? हॉबीज क्या क्या रखते हो आप?
देखो बेसिकली फ्री टाइम मिल जाता है, मतलब टीम हो गई है, टीम है तो आई एम ए टीम मैन, मतलब बेसिकली मुझे लगता है टीम से बढ़कर कुछ नहीं है। तो टीम सब कुछ करती, फ्री हो इंटरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो फ्री टाइम बेसिकली हम कुछ और भी प्लान करने की कोशिश करते हैं कि लोगों, क्योंकि मैं बाय द टाइम सोशल वर्कर भी हूँ। मैंने अपने झारखंड में अपने ब्लड बैंक, रामगढ़ जिले में ब्लड बैंक नहीं था उस समय, उसकी लड़ाई लड़ी। आज भी सुबह लोग फ़ोन करते हैं कि ब्लड बैंक, या मेरे गांव में लोग फ़ोन करते हैं फॉर द सोशल कि मुझे ये सपोर्ट चाहिए, या कुछ सोशल सेक्शन में। तो सोशल सेक्शन में अवेयर हूँ, किताबें पढ़ता हूँ ऑन दिस सेक्शंस पे, और कुछ क्योंकि बेसिकली पॉलिटिकल के साथ साथ कॉर्पोरेट स्टार्टअप्स भी एक दो हैं, तो कुछ झारखंड के ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जो आज के डेट में बड़े स्टार्टअप्स कर चुके हैं, 200-300 करोड़ की कंपनीज बना चुके हैं फ्रॉम झारखंड की माटी से जाके, जो कि सरकारी स्कूलों से पढ़े लोग जो बैंगलोर में IT हब्स चला रहे हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स हैं। जैसे आपने इतनी बड़ी कंपनी बना ली पता पॉलिटिकल वेन्स को आगे का आप क्या सोचते हो, क्या स्कोप है आपको, कितना इसको और स्केलेबल करना है, कितना बड़ा करना है? क्योंकि आप जिस चीज़ में घुसे हो, जिस चीज़ में आप ऑपरेट कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं जैसा आपने बताया कि वो सोशली लोगों को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर रही है, और आपका भी डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है उस खेत में हल चलाने वाले किसान से लेकर के, जो उस किसान को लेकर के जो फैसला ले रहा है उस मंत्री तक। तो ये बीच में जो आप एक ब्रिज का काम कर रहे हो, जैसा मास्कॉम में हम लोग कहते भी हैं कि एक जो PR का बंदा होता है वो ब्रिज के तौर पे काम करता है, पॉलिटिकल वेन्स को लेकर के आगे का आपका क्या थॉट्स है? देखिए मेरा प्लान है कि हम ना बेसिकली पॉलिटिकल कंसल्टेंट के साथ धीरे हम पॉलिसी मेकिंग में जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं ना कि पॉलिसी मेकिंग अब लोगों के लिए उतना आसान हो, क्योंकि ब्यूरोक्रेसीज अपने कमरे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आप बेसिकली, या जो सरकारी लोग हैं अपने कमरे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वो जो हम ना एक एक लोगों से बात करते हैं, जो सड़क पे बैठता है, जो छोटी सी दुकान चलाता है, टोकरी में सब्जी बेचता है, हल चलाता है, या जो घर में रहता है, या हर व्यक्ति जो पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहा है वो क्या सोचता है। तो जब हम इस लेवल की पॉलिसी बनाने की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि लोगों के लिए बहुत आसान होगा टू कम्युनिकेट विद देयर थिंग्स, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया एक ऐसा इकलौता स्टेट है, इंडिया ऐसे इकलौती इस कंट्री है, वी कॉल इट स्टेट, एंड जब हम लॉ पढ़ते हैं तो उसको स्टेट कहते हैं। तो पॉइंट क्या है कि इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ नेता एक्सिक्यूटिव बॉडी का काम कर रही है, मतलब ऐसी पहली कंट्री, क्योंकि लेजिस्लेटर का काम है पर एक्सिक्यूटिव बॉडी का काम करती है। सो ऑन दैट सेक्शन मुझे लगता है कि पॉलिसी अप्रिहेंशन में मेरे को और आगे हम लोग पॉलिटिकल वेन्स को लेके जाएंगे। ओवर द अगले 5 साल का मेरा यही प्लान है कि मैं हर स्टेट गवर्नमेंट को एक बार टच बेस करूं। जैसे मुझे लगता है कि झारखंड में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होना चाहिए, जिसमें इंडिया, मतलब झारखंड के मनी का रोटेशन इतना बड़ा हो जाएगा और यहाँ लोगों को इतना रोजगार मिलेगा कि झारखंड का ग्रोथ मुझे लगता है 500 गुना हो जाएगा सिर्फ 5 सालों में। ठीक है, और इंडस्ट्रीज आएंगी तो IT हब भी आएगी। इंडस्ट्रीज है हमारे पास, इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर चाहिए। मेरे को लगता है 80,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेशन कर सकते हैं हम अगर ओवर द टाइम अगले 5 साल में इसको प्लान कर ले तो। ठीक है, सो दैट्स द गेम। तो हम ऐसे मैसेजिंग स्टेट गवर्नमेंट्स को देना चाहते हैं कि हम पॉलिसी अप्रिहेंशन में इस लेवल पे आपके साथ काम करना चाहते हैं, एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करते हैं, एंड इवन वी आर नॉट लुकिंग कि आप यू पे हमें बहुत अच्छा पे करिए, हम उस मैनेजमेंट से ही फाइनेंस निकालेंगे ताकि सभी के लिए रोजगार भी हो जाए। एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे पूरे झारखंड के यूथ और जितने भी लोग आपको आइडियलाइज करते हैं और जो इन सारी चीज़ों को जानते हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो को जानते हैं, जो आपको लुकअप करते हैं, और ख़ास तौर पे रांची के जितने भी युवा हैं जो इस वीडियो के देखने के बाद और भी ज़्यादा मुझे लगता है कि आइडियलाइज करेंगे, पॉलिटिकल वेन से जुड़ने की भी कोशिश करेंगे, उनके लिए क्या मैसेज होगा? देखिए पॉइंट क्या है ना, मुझे लगता है कि इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, झिझकिए मत। अगर आप कुछ सोचते हैं बेबाक रहिए, क्योंकि बेबाक और रिस्क लेने की कैपेबिलिटी ही आपको कहीं पहुंचाएगी। क्योंकि जब मैं रामगढ़ से निकला था और पढ़ाई कर रहा था तो मुझे लगता था कंपनी फॉर्मेशन क्या होता है, मेरे को नहीं पता था। और यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे बड़ी डिग्री जो मैंने ली है वो मैं भारत घूमा। तो मैं कहता हूँ टेक एक स्टेप लीजिए, और इस फील्ड में बहुत स्पेस है, बहुत आपको मज़ा भी आएगा। आप पॉलिटिक्स, क्योंकि मेरे को लगता है इंडिया में पैदा हुआ हर एक आदमी कहीं ना कहीं कुछ सालों के बाद जाके वो पॉलिटिकल कनेक्शन ही ढूंढता है कि वो पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचता है। तो वी आर ओवर देयर, एक प्लेटफॉर्म देना, और एक मैं क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ पॉलिटिकल सिनेरियो में कि अब पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। और जैसे होता है ना कि अब इक्वल पार्टिसिपेशन होगा, तो आप या तो बैक एंड पे आना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है, फ्रंट नोट पे आना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। कोई ऐसा युवा जो चाहता है मैं झारखंड बदल दूँ और इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो उसके लिए मैं ऑलमोस्ट आई एम देयर टू वॉक विथ हिम, मतलब कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार हूँ मैं कि लेट्स चेंज समथिंग। क्योंकि जहाँ तक जो सीखना था, करना था, पूरा भारत घूम के आना था, इंडिया के बाहर भी काम करना था, एक अनुभव लेकर आया हूँ और उस अनुभव को झारखंड के माटी को कुछ देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच कुंदन अपना टाइम देने के लिए।
तो कुंदन तिवारी से हमने बात की और उन्होंने बताया कि अगर आपको पॉलिटिकल करियर में आगे बढ़ना है, या फिर सिर्फ पॉलिटिकल करियर में नहीं, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना और अपने करियर को एक नया आयाम देना, एक नया मुकाम देना है, तो झिझकना नहीं है और अपने काम को लेकर के अपनी झिझक को दूर करने के लिए सबसे पहले सामने आना है और लोगों से बातचीत करनी है, और ऐसे लोगों से बातचीत करनी है जो आपको अपने करियर में अपना जो मकाम है उसको साधने में वो पूरा हेल्प कर सके। फिलहाल कैमरा पर्सन प्रशांत मित्रा के साथ सुमित रॉय, आप देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।